हेलो विद्यार्थियों, अदम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत। एक टॉपिक लेकर चले थे वायुदाब पवनी संचार। टेक्निकल इशू, कोई फैमिली इशू की वजह से इस टॉपिक को हम आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। आज से एक टॉपिक फिर से आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। इस टॉपिक में हमें क्या चीज़ें पढ़ी थी और क्या चीज़ नहीं पढ़ी थी वो देखते हुए फिर आगे चलते हैं हम टॉपिक हमारे पास क्या था कि वायुदाब की पेटियां और पवनी। इस टॉपिक में हम लोगों ने कुछ शुरुआती दौर में कुछ चीजें पढ़ना शुरू करी थी। एक लिखा था हम लोगों ने इसमें कि आपका जो वायुदाब है, इस वायुदाब में कुछ बातें लिखी थी। किसकी खोज किसने करी थी, इसमें मापने की इकाई क्या थी, मापने की इकाई, और उसके बाद हमने एक चीज दिखाई थी कि जो बैरोमीटर है उस बैरोमीटर में जब इसको पढ़ा जाता है तो ऊपर नीचे कितना होता नहीं होता, वो सारी चीज़ें हैं। और ये तीन चीज़ें यहाँ से देखने के बाद हम आगे चलना था कि इस वायुदाब में अगला प्रश्न हमारे पास बनता क्या है। आगे अगर देखोगी तो इसमें हमारे पास एक प्रश्न बनता है अगली तरह से कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यानी जो वायुदाब है आपका, इस वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। यहां से कंसेप्ट वाला प्रश्न भी आता है और एक सिंपल सा प्रश्न भी पूछा जाता है कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक होते कौन कौन से हैं। कंसेप्ट में एग्जामिनर थोड़ा सा डेप्थ गहराई में जाता है, तो उस कंसेप्ट में जब प्रश्न पूछना होता है उसको, तो वो कहीं फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, नेट का पेपर है, या फिर कोई अदर सेकंड ग्रेड के ऊपर पेपर है तो प्रश्न पूछता है। बाकी सिंपल से प्रश्न जब आता है रीट में आपकी, तो रीट के सिलेबस में तो केवल ये प्रश्न पूछता है कौन सा प्रभावित करने वाला कारक है या कौन सा नहीं है, और उसी में से कंसेप्ट में से ही एक प्रश्न उठाकर ले आता है, और उसी में आपके पास वायुदाब की जो पेटियां हैं वो पेटियां भी उसी कंसेप्ट में से निकलकर बाहर आ जाती है। किस प्रभावित करने वाले कारक में ही वायुदाब की पेटियां छिपी रहती है। अगर हम बात करें किसको प्रभावित करने वाले कारक है कौन कौन से, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो इन कारकों को केवल यहां पर लिख रहा हूं, जिसमें आपसे काम की चीजें उसको पढ़ेंगे, बाकी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला कारक अगर आप लोग देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक में, सबसे पहले एक बात करते हैं, आपके पास एक कारक है, उसका नाम है तापमान, टेम्परेचर। अब हम ये सोच रहे हैं कि टेम्परेचर जो सब तापमान जो है वो वायुदाब को कैसे प्रभावित करेगा, कि क्या तापमान बढ़ने पर वायु सिकुड़ेगी या वायु फैलेगी, नहीं होगी। ये एक कंसेप्ट का प्रश्न यहां से आता है, और फिर हमारे पास प्रश्न होता है कि इसको हम क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। तो दो चीजें हैं, केवल सिंपल सी कहानी याद रखो कि जब कोई भी चीज ठंडी होती है तो अपनी भाषा में क्या होती है, वो भारी होती है। यानी जब तक वो ठंडी है तब तक तो है वो भारी, और जैसे वो गर्म होना शुरू होगी तो होना शुरू होगी हल्की। अब इसी तापमान से यहां से देखो, मैं वही चीज क्लियर करता हूं। तो अगर तापमान बढ़ेगा, सिंपल सी कहानी याद रखना है, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। एग्जामिनर यही प्रश्न बना के जाता है कि तापमान बढ़ने पर वायुदाब होगा, घटेगा, बढ़ेगा, या समान रहेगा, या कुछ परिवर्तन होगा। इस तरह से प्रश्न पूछता है। जब जब तापमान बढ़ेगा वायुदाब तब तब घटता जाएगा, और अगर घटेगा तो यहां से एक प्रश्न और लेकर आ रहा हूं जिस पर काम आएगी कि यदि वायुमंडल में या धरातल पे कुछ भी लिख ले, वायुमंडल या धरातल पर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर हवा फैलती है। क्या होता है, हवा फैलती है। और हवा फैलने के कारण देखो, यहां से मैं दो चीजें क्लियर करूंगा, बहुत सारी चीज क्लियर होगी। हवा फैलती है, सिंपल सा शब्द लिखा, हवा फैलती है, और ये फैलती किधर है, तो दो चीजें हैं, और दोनों चीजों से यहां से प्रश्न निकलेगा। या तो हवा चलेगी लंबवत, या हवा चलेगी क्षैतिज। क्षैतिज इसका मतलब या तो हवा की गति ये वाली कंडीशन है, यानी एरो यहां है, या फिर भले हवा इधर से इधर चले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लंबवत में हवा हमेशा इस धरातल से ऊपर की ओर उठेगी, यानी ऊपर चलेगी।
हवा लंबवत चलेगी, हवा क्षैतिज चलेगी, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों चीज यहां पर लिख रहा हूं, याद रखना है। ये प्रश्न आता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि यदि हवा क्षैतिज रूप में चली तो क्या होगा? हवा के क्षैतिज रूप में चलने पर लू आती है। कभी प्रश्न पूछे लू चलने का कारण, हवा के क्षैतिज रूप में चलना, और वो चलने का कारण क्या कहलाता? उसको बोलते हैं हम लोग एडवेकेशन, ADVECTION, एडवेकेशन, और हिंदी में लिखते हैं उसको अभिवहन की क्रिया। अभिवहन की क्रिया। एक नया प्रश्न आप लोगों के पास है कि हवा के चलने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? लू जो चली है, इस लू के चलने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा एडवेकेशन या फिर अभिवहन की क्रिया। और अभिवहन की क्रिया एडवेकेशन में हवा कैसे चलेगी? क्षैतिज रूप में चलेगी। यहीं से प्रश्न, लंबवत रूप में जब चलती हवा तो इस तरह से ऊपर उठती है, और इस तरह से ऊपर उठती हैं तो अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं कि भूत आया है। भूत शब्द यूज करें, भूतालय शब्द यूज करें, बबुलिया शब्द यूज करें, या भगुलिया शब्द यूज करें, कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है। बगुलिया। और ये चला क्यों? भूत बबुलिया भगुलिया चला क्यों? तो इसके लिए एक प्रश्न आता है। इसको चलने का सबसे प्रमुख कारण होता है, वो होती है संवहनिक धाराएं, और इस संवहनिक धाराओं के आधार पर सबसे पहले आपके भूत और ये चलने का कारण है। इस बात को याद रखना है। और जब ये बबुलिया भूतिलिया चलता है तो फिर इसी के कारण धूल भरी आंधी चलना शुरू हो जाती है, और वो धूल भरी आंधी चलती है, उनकी गति बहुत तेज होती है। ये कंसेप्ट था। यानी वायुमंडल में तापमान बढ़ेगा तो क्या क्या घटनाक्रम होगा? सिंपल सी कहानी में वायुदाब में तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा, पहला कंसेप्ट है। दूसरा कारक क्या कहता है? अब हम दूसरे कारक की ओर चलें कि दूसरा कारक क्या कहना चाहता है। दूसरा कारक ये कह रहा है कि समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। हाइट। आप रोज पढ़ते हैं कि इस चोटी की ऊंचाई इतनी, इस चोटी की हाइट इतनी है। कभी गौर नहीं करा कि भारत में समुद्र तल है कौन सा? वर्ल्ड के रेफरेंस में नहीं बात कर रहा हूं, केवल भारत के रेफरेंस में बात कर रहा हूं कि भारत में जो समुद्र तल की औसत ऊंचाई मापी जाती है वो कहां से मापी जाती है? तो भारत में जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई मापी जाती है वो मापी जाती है आपके चेन्नई के तट से। चेन्नई के तट से। ये अलग कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा साइड में रखना है कि भारत में ऊंचाई तो ऊंचाई कहां से मापी जाती है? तो चेन्नई के तट से मापी जाती है। और चेन्नई है कहां है? तो चेन्नई आपका पड़ता है तमिलनाडु में, और ये चेन्नई जो है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम है मद्रास। ये सारी कहानी अलग है, इसमें नहीं जाना है। अभी हम बात करेंगे इसमें कि वायुदाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे। ये कहना ये चाह रहा है कि समुद्र तल है, अगर मान लीजिएगा ये आपका एक सी लेवल बना हुआ है, ये एक सी लेवल है, और इस सी लेवल से मान लीजिए ये कोई ऊंची जगह है, तो ऐसे ऐसे जैसे कहना चाह रहा है कि समुद्र तल से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर्वतों के ओर बढ़ेंगे या वायुमंडल के ओर ऊंचे बढ़ते जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा? तो एक सिंपल से गणित रहती है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता जाता है। वायुदाब कम होता जाता है, यानी कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुदाब हमेशा कम होता जाएगा। अब ये कितना कम होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एग्जाम में यहां से एक थोड़ा सा प्रश्न लेकर आता है कि कितने मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कितना मिलीबार वायुदाब घटेगा। यानी समुद्र तल से कितना ऊपर जाओगे तो कितने मिलीबार वायुदाब घट जाएगा। यह प्रश्न भी हमारे को पता होना चाहिए। मिलीबार क्योंकि इकाई हमने पहले लिखा है कि इसकी मिलीबार इकाई होती है, और मिलीबार में इकाई में प्रश्न घटना पूछता है। अगर सिंपल से गणित की बात करूं तो ऐसे ऊंचाई अगर बढ़ती है तो 300 मीटर ऊपर जाने पर 34 मिलीबार MB
वायुदाब घट जाता है। 300 मीटर अगर ऊपर चढ़े हैं तो 34 मिलीबार का वायुदाब कम हो जाता है। ये कंसेप्ट है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब भी कम होता है। और 34 मीटर अगर ऊपर गए हैं, 300 मीटर ऊपर गए हैं तो 34 मिलीबार का वायुदाब कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट का प्रश्न है जिसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसके बाद देखो अगर तो क्या कहना चाह रहा है, अगर आप लोग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए हैं, 5 किलोमीटर, अगर इस सी लेवल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, यानी ये तो 300 मीटर था और 5 किलोमीटर की ऊंचाई गई तो वायुदाब लगभग कितना हो जाएगा, आधा। 5 किलोमीटर ऊंचाई आधा हो जाएगा। और अगर ये 11 किलोमीटर हुआ तो इस 11 किलोमीटर में आपका वायुदाब वहां पे शून्य हो जाएगा। एक और प्रश्न कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब शून्य होता है, यानी कितने किलोमीटर ऊंचे जाएंगे तो आपको वायुदाब शून्य देखने को मिलेगा। तो 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये कंसेप्ट है। अब एग्जामिनर के पास प्रश्न कैसे पूछना है, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर पहली कहानी तो वायुदाब घटता है। कितने मीटर जाएंगे 34 मिलीबार घटेगा, 300 मीटर। कितना ऊपर जाएंगे, आधा हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये कहीं 5 किलोमीटर है, इसको आप चाहे तो 5.5 भी देख सकते, 5.5 किलोमीटर भी लिख सकते, कोई इशू नहीं। 5 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो आधा हो जाएगा। और अगर 11 किलोमीटर गए तो वहां पे शून्य हो जाएगा। इसलिए इसको एग्जैक्ट हम कहें तो 5.5 किलोमीटर जाएंगे तो आधा हो जाएगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो 11 किलोमीटर पे शून्य हो जाएगा। ये कंसेप्ट था। दूसरा, चलो हम फिर तीसरे फैक्टर की ओर चलते। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर अगर बात करोगी तो तीसरे फैक्टर में चलें, किसको प्रभावित करने वाले तीसरे कारक में क्या चीज थी? तो कारक नंबर 3 की अगर बात करना चाहें हम लोग तो इसमें ही पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। अब यहां एक अच्छा शब्द है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, रोटेशन, रिवोल्यूशन। एक अच्छा प्रश्न स्टैंडर्ड का है, और रीट में पृथ्वी की गतियां एक अलग टॉपिक दे रखा है, अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी की गतियां। और उस पृथ्वी की गतियों का जो टॉपिक है, उस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा जिक्र चाहिए। उसको हम एक अलग चैप्टर में ले चलेंगे। यहां उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, क्योंकि इसको यहां दिमाग लगा लिया फिर आगे जाके दिक्कत आएगी। ये वायुदाब का टॉपिक ना होकर हम सीधे सीधे पृथ्वी की गतियों पे चले जाएंगे, तो हम पृथ्वी की गतियों का टॉपिक जो है उसको अलग से ही पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर, उसके बाद पृथ्वी की गति है उस टॉपिक के साथ में पढ़ेंगे। अभी हमें ये बात करना है कि ये गति है क्या है, तो घूर्णन गति, और इसको हम लोग बोलते हैं दैनिक गति। दैनिक गति भी बोलते हैं, या तो घूर्णन गति या दैनिक गति। यानी जो पृथ्वी की दैनिक गति है, घूर्णन गति है, इससे वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात कहना चाह रहे हैं। यानी घूर्णन गति, दैनिक गति है, इससे वायुदाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। सिंपल सी कहानी देखो तो इससे दो वायुदाब पेटी बनती है। एक बनती है आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये इसी गति का परिणाम है। और एक पेटी आती है आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये इसी के परिणाम है। ये इसी के परिणाम है कि दो पेटियां बनती है, वो कौन सी गति से बनती हैं, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये किसके कारण बनती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, और ये वायुदाब को प्रभावित करने का कारक है। आगे चलें हम लोग इसमें, तो एक चीज और आती है इसमें, सिंपल सी कहानी था, इतना ही था। अभी गतियां कौन से बदल कर लगेंगी? फैक्टर नंबर 4 को देखें तो एक होता है जल वाष्प, ये भी आपका वायुदाब को प्रभावित करता है। जल वाष्प भी आपके वायुदाब को प्रभावित करता है। ये एक अच्छा मेहनत पैमाना का प्रश्न पूछता है कि जल वाष्प वायुदाब को कैसे प्रभावित करता है। तो सिंपल से गणित में यह कहा जाता है कि यदि वायु में जितनी जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी, उतना घनत्व भार उतना ही कम होगा। यानी जल वाष्प की मात्रा अधिक
तो भार और घनत्व कितना कहना चाह रहा है, ये बात कहना चाह रहा है। मात्रा अधिक तो घनत्व और भार कैसा होगा, तो ये कम होगा, इतना याद रखना है। जल वाष्प अधिक तो उसका जो बाद की कहानी है कि वो कम होगा या बढ़ेगा, तो यही प्रश्न पूछता है, वो कम होता है, इस बात को याद रखना है। तनाव उसका घनत्व और उतना ही भार अधिक होने से कम होता है। आगे अगर कंसेप्ट देखो तो इसी में एक सिस्टम और आता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जिसको कह रहे हैं। लेकिन आपको इससे प्रश्न नहीं आता है, केवल एक बात याद रखना है, ये 5वें नंबर पर देखोगे आप लोग तो एक शब्द है आपके पास गुरुत्वाकर्षण। अब इससे कोई डेप्थ गहराई का प्रश्न नहीं है। अकॉर्डिंग टू रीड सेकेंड ग्रेड, इनमें प्रश्न यही हैं, लेकिन जैसे आप फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद आप नेट या कॉलेज लेक्चरर उधर जाएंगे तो प्रश्न की प्रकृति अलग है। लेकिन यहां ये प्रश्न अलग है। अभी जितना मैटर देखा वो इन दोनों एग्जाम के लिए इनफ है। फर्स्ट ग्रेड नेट उसके लिए अलग कहानी है, इसमें थोड़ा सा बहुत डेप्थ गहराई से पूछना पड़ता है। लेकिन अगर केवल और केवल आप लोग रीट और सेकंड ग्रेड देना सोच रहे हैं तो रीट और सेकंड ग्रेड के लिए यही इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न आएगा आप लोगों से कि इससे डेप्थ गहराई से प्रश्न उसको नहीं पूछना है। प्रश्न क्या पूछने हैं वो यहां पे बता रहा हूं मैं आपको, एक बार फिर से मॉडिफाई करके फटाफट कि किस तरह से आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्या है कि आपका जो धरातल है उसमें वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले कारक की बात करोगे वो तापमान है, यानी तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटेगा। इस बात को क्लियर कट याद रखना, तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटेगा। और घटेगा तो अब क्या फर्क पड़ेगा, देखो तापमान बढ़ने पर हवा फैलती है, उसमें दो फर्क पड़ेंगे, या तो हवा लंबवत चलेगी ऊपर नीचे या हवा आड़ी चलेगी क्षैतिज रूप में। और जब लंबवत चलेगी ऊपर नीचे तो आपके बबूलिया, भूत, भूपालिया कुछ भी आएंगी और वो संवनिक धाराओं के कारण उत्पन्न होते हैं। और आंधी चलती, धूल भरी आंधी, उसकी गति 120 से 140 किलोमीटर हो जाती है। और जब क्षैतिज रूप में चलेगी तो इसको एक क्रिया कहते हैं एडवेकेशन या अभिवहन की क्रिया, और इसके कारण चलती लू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अभी तक का, मेरे हिसाब से भविष्य के एग्जाम का एक यहां पर एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे बनने की संभावना है। अभी तक सब लोग एक लाइन पढ़कर आए हैं। लू किसे कहते हैं कि पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क और गर्म हवा लू कहलाती है। राजस्थान में लू कहां चलती है, पश्चिमी राजस्थान में चलती है। लेकिन कभी यह नहीं बताया कि लू चलने का कारण क्या है। तो याद रखना, भविष्य में लू चलने का सबसे प्रमुख कारण अगर आपसे कभी पूछे कि लू चलने का कारण क्या है, तो लू चलने का कारण है अभिवहन की क्रिया या फिर एडवेकेशन। और लू में हवा कैसे चलती है, क्षैतिज रूप में चलती है। ये एक प्रश्न है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने आगे लिखा था, सेकंड लिखा था समुद्र तल से ऊंचाई। यहां इस रीट वाले लोग अच्छे से देख कर जाएं, आपके प्रीलिम्स का बहुत अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि समुद्र तल से ऊंचाई, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायुदाब क्या होगा, कम होता जाएगा। कितना कम होगा कि यदि आप 300 मीटर की ऊंचाई पर गए हैं तो 34 मिलीबार कम हो जाएगा। यदि आप 5.5 किलोमीटर गए हैं तो वायुदाब आधा हो जाएगा। और यदि आप 11 किलोमीटर गए वायुदाब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे देखो, हमने आगे लिखा था यहां पर एक चेन्नई, तमिलनाडु, मद्रास लिखा। ये क्या सिस्टम था, हमने ये कहा था भारत में जो समुद्र तट से ऊंचाई मापी जाती है वो तमिलनाडु में चेन्नई के तट से मापी जाती है। और चेन्नई का तट वर्तमान में चेन्नई है, लेकिन किसी जमाने में क्या कहलाता था, मद्रास कहलाता था। फिर आगे लिखा था कि पृथ्वी की घूर्णन गति, दैनिक गति, इस गति से दो वायुदाब पेटी आएगी, एक उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और एक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये अलग कहानी, हम इसके ऊपर नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। फिर आपके पास जलवाष्प है कि अधिक, यदि जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वायु का घनत्व और भार दोनों कम हो जाएंगे। तो वायु का भार और घनत्व दोनों कम हो जाएंगे। फिर लिखा था ग्रेविटी पावर। इस ग्रेविटी पावर से कोई प्रश्न नहीं है, मेरे पास की सिंपल सी कहानी है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो ये जितने कारक आपके पास यहां पर लिखे हुए हैं यही कारक आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई कारक नहीं पढ़ने हैं। अब देखो यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिलेबस में एक प्रश्न है वायुदाब पेटियां, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिलेबस में प्रश्न रहता है वायुदाब पेटियां।
यहां एक बहुत सारी चीजें देख रही, बहुत सारी कुछ काम की चीजें आएगी। वायुदाब पेटियां, अब प्रश्न बहुत इजी है। सबसे पहले ही प्रश्न यह है कि वायुदाब की पेटियां है कितनी। क्या क्वेश्चंस बनेंगे? सबसे पहला प्रश्न, कितनी पेटियां हैं, कितनी पेटियां। एक प्रश्न तो ये, कितनी पेटियां। दूसरा क्वेश्चन, पेटियां हैं तो उसमें कौन सी पेटी गतिजन्य है, यानी गति से निर्मित हुई है, और कौन सी पेटी तापजन्य है। ये पढ़ लिया, खेल खत्म। इन तीन के अलावा वायुदाब पेटियों में से कभी प्रश्न नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। फिर इसी में एक प्रश्न आता है जो आता है आपके पास, डोलड्रम। डोलड्रम या फिर आप बोलते शांत पेटी। यह प्रश्न यहां से एक आता है। ये इस वायुदाब पेटी के मूल रूप से 4 प्रश्न हैं। बाकी वो पछुआ, व्यापारिक, ध्रुवीय, वो प्रश्न यहां का नहीं है। वो प्रश्न पवन संचार का है। उस पवन संचार में जाकर उस प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसको यहां पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। तो अगर अब हम सबसे पहले बात करें कि वायुदाब की पेटी है कितनी, और ऑप्शन में एग्जाम में बहुत सारा लगे हैं, 4, 6, 7, 8 इस तरह से प्रश्न देकर चला जाता है, और स्टूडेंट देखता है 7 करो, 4 करो, 5 करो, नहीं करो, अलग कहानी है। अगर हम लोग इस पृथ्वी को वायुदाब पेटियों में पढ़ें, कि अगर ये वायुदाब पेटी पढ़ने से पहले हमारे को एक चीज आनी चाहिए कि यदि हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 2 चीजें, कि या तो आप केवल स्थल से निर्मित मानो, यानी केवल और केवल स्थल है, या फिर केवल और केवल जल है। यदि पृथ्वी केवल स्थल से बनी है या फिर जल से बनी है तो कितनी पेटियां होगी। स्थल या जल से बनने पर पेटियां कितनी होती हैं? तो टोटल पेटी 4 ही होती हैं। कि या तो स्थल से बना या फिर जल से बना तो पेटी 4 ही होती है, और इन्हीं 4 पेटियों को बाद में डिवाइडेशन होता है, और डिवाइडेशन होने के बाद वो संख्या आपकी जो है वो 7 तक चली जाती है। कभी प्रश्न आए एग्जाम में, बहुत कंसेप्ट का प्रश्न है, गाइड उठाएंगे तो उस गाइड में केवल कितना लिखा जाता है, वायुदाब पेटियां कितनी होती है? 7। प्रश्न गलत होता है, इस बात को याद रखना। अगर एग्जाम में थोड़ा सा टेढ़ा लेकर गया, अगर प्रश्न पूछ लिया कि पृथ्वी को या पृथ्वी का जो क्षेत्र है केवल स्थल से निर्मित है या केवल जल से निर्मित है, तो बताइएगा कितनी पेटियां हैं, तो आंसर आपको 4 ही करना है। यह प्रश्न ये रहा। केवल स्थल या जल से निर्मित पेटी है यानी पृथ्वी है तो कुल पेटी कितनी? 7। और केवल नॉर्मल पूछे पेटियां कितनी बढ़ाई जाती हैं तो 7। और ये आई कहां से ही? 4 और 7 का फर्क समझना है। ये प्रश्न ये रहा। अब इसमें से पूछता वो पेटी है कैसी या गतिजन्य कौन सी है नहीं है, वो सारी चीज हम यहां से देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास गतिजन्य कौन सी आएगी नहीं आएगी। वो प्रश्न यहां से और आता है, देखना। इसको ले चलते हैं ऊपर। इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, काम का जितना उतना रखेंगे फिर हटा देंगे हम। इसको थोड़ा सा ड्रॉ रफली करना पड़ेगा। एक बार बीच में से भी देख लेता हूँ मैं एक बार आपको। यहाँ से चल जाएगा। ये इतना ही आ रहा है, लेकिन इसको आप लोगों के लिए इस तरह से देखेंगे। ये स्थिति है। इसमें से अब हम लोग टुकड़ा टुकड़ा बना के देखते हैं कि हमारे काम का कितना है। सबसे पहली स्थिति
यहां से ये 0 डिग्री, और फिर आप लोग ऊपर चलेंगे तो इसके लिए 5 डिग्री, और आप एक नीचे इतने बना ले, इसमें भी आपके लिए 5 डिग्री। थोड़ा सा ऊपर चलें तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। इस तरह से देखोगे तो एक यहां पे और एक यहां पे इतना सा, ये आपके पास 30 डिग्री, और ऊपर आप देखोगे 35 डिग्री। फिर सेम कंडीशन नीचे भी आएगी, एक आपकी 30 डिग्री की यहां सेम कंडीशन नीचे मिलेगी, और सेम आपको एक 35 डिग्री की कंडीशन मिलेगी। ये 30 डिग्री, ये आपकी 35 डिग्री। आप लोग फिर देखेंगे तो हम ऊपर और चेंज कर रहे हैं। एक हमारे पास ये 60 डिग्री है, इसके बाद हमारे पास ये 65 डिग्री है, 60, और ये आपके पास 65। इधर भी हम बना सकते हैं, ये आपका 60, और मान लीजिए ये 60 है और 65 है, ये आपके पास 60 और ये आपके पास 65 डिग्री। अब लास्ट में एक और चीज बच रही है कि 85 और 90 कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसको भी बना अति आवश्यक है। हालांकि उसको हम बनाते नहीं हैं, लेकिन उसको देखना जरूर होता है। 80 और 85 के पास जाते हैं। तो अब हम लोग देखें यहां से, तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलते हैं, प्रश्न आते हैं, देखिए कितने पेटी बननी है। पेटियों की अगर बात करोगे तो सिंपल सी कहानी में यहां लास्ट में एक 90 से 85 लिखा जाता है, या 80 से 90, इसको छोटा सा ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर आप लोग लास्ट में देखें यहां पे, और एक यहां बिंदु देख लें, ये आपका 90 और ये आपका 85। सेम कहानी इधर भी बना लो, ये आपकी 85 और ये आपका 90, यानी कि ध्रुवीय पेटी। ध्रुवीय पेटी। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? अब इनके नाम देखो, सबसे पहले इनके नाम देखो। तो यहां एक पेटी नंबर ये दिख रही, एक पेटी आपको यहां दिख रही, दूसरी पेटी यहां, 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 यहां और यहां। अगर इनके सीक्वेंस में नाम लेकर चलें और यहीं से हम लोग अगर इसको लिखना शुरू करें कि आपको कैसे पूछे जाते हैं, मैं थोड़ी सी लाइन खींचकर इसको अलग पार्ट करेंगे। ये पार्ट हमारा नॉर्थ का होगा, ये पार्ट हमारा साउथ को होगा, यानी उत्तरी ध्रुवीय पेटी है और एक पेटी आपकी दक्षिणी ध्रुवीय पेटियों की बात करेगा। यानी एक उत्तर ध्रुव में चलना है और एक दक्षिणी ध्रुव में चलना है। अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर देखो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। फिर इससे जस्ट नीचे आओगे तो इसको बोलते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। आप इसको बोलेंगे तो आप लोग देखो उष्ण और उप दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम कहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। शॉर्ट नाम लिखा वा और पे, वायु का मतलब वायु और पे का मतलब पेटी। और आप इसमें देखोगे तो आप लोग देखें यहां पे, तो इसको हम बोलेंगे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और इसको भी आप लोग देखेंगे तो सेम कंडीशन आ रही है कि ये जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब था, तो आपके पास सेम कंडीशन लिखना शुरू करें। इसको हम बोलते हैं उपोष्ण। अब न दक्षिण में आ गया, कलर चेंज कर लेता हूं, मैं दूसरा ले लेता हूं आप लोगों के लिए। इसमें देखोगे तो आपके पास ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये देखोगे तो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और ये देखोगे तो ध्रुवीय
उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब प्रश्न एग्जामिनर के पास क्या है? मैंने पहले कहा था कि यदि एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि यदि पृथ्वी को केवल जल से निर्मित माना जाए या केवल स्थल से निर्मित माना जाए तो कितनी पेटियां होती हैं? केवल जल या स्थल माने तो पेटियां टोटल कितनी? 4। लेकिन पूछे कि सामान्य रूप से कितनी पेटियां हैं, तो आंसर यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कहीं लिखा होगा 8, लेकिन याद रखना इस दोनों को एक ही माना जाता है, ये इसलिए 7 ही लिखा जाता, 8 नहीं लिखना होता है, ये एक ही पेटी मानी जाती है। अब इसमें से एक प्रश्न आता है हम लोगों को कि ये जो 7 पेटी हैं, इन 7 पेटी में से कौन सी पेटी जो है वो गतिजन्य है और कौन सी पेटी जो है वो तापजन्य है। बस यही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। किन में से तापजन्य कौन सी है और इसमें से गतिजन्य पेटी कौन सी, ये एक प्रश्न है। बाकी इसमें से आपके पास और कोई प्रश्न नहीं आता है। लो प्रेशर हाई प्रेशर नहीं है, वो नहीं है, उसमें जो हमें उलझने की जरूरत ही मत रखो, क्योंकि उसमें उलझोगे तो आपको पता ही चलेगा कि हमारा प्रश्न था कहां और हम लोग कहां से कहां प्रश्न ढूंढने की कोशिश करी। तापजन्य चाहिए और गतिजन्य चाहिए, बाकी और कोई प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें। अब याद कैसे करना, बड़ी सिस्टम साथ है। देखो एक बात बता रहा हूं, इसमें तापजन्य टेम्परेचर बढ़ाना है तो किसी भी चीज को आपस में रगड़ो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी चीज को आपस में बहुत तेजी के साथ रगड़ो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें भी देखो तापजन्य क्या स्थिति है। गतिजन्य, मान लो मुझे उधर धक्का देना है, मुझे किसी को धक्का देना है और जब धक्का देना है तो आगे जगह खाली होगी तो आगे जाएगा, अगर आगे जगह खाली नहीं है तो वो धक्का नहीं लगेगा, वो है वहीं स्थिर रहेगा। तो अब इसमें आप दो चीज लगाओ, एक लिख रहा गतिजन्य और एक कह रहा तापजन्य। अब ये ध्रुव वाला है बेचारा, इसको तुम ऊपर नहीं भेज सकते, उसको नीचे भी नहीं ला सकते, इसको ऊपर नहीं भेज सकते, यानी इसको वहीं रखना है। यानी विषुवत रेखा से ऊपर जाओगे लास्ट बिंदु 90 है, इधर से इधर लास्ट बिंदु 90 है, तो इसका मतलब इसको कहीं खिसका नहीं सकते। इट मींस ये कौन सी है, ये पेटी भी गतिजन्य तापजन्य है, टेम्परेचर तापजन्य। तो इधर वाली आओगी तो ये भी प्रश्न कौन सा हो जाएगा, तापजन्य पेटी। अब बताओ दो तापजन्य ये होगी, एक तापजन्य और कौन सी होगी, एक तापजन्य ये वाली होगी, बेचारा इसका इधर से ही प्रेशर लगता है, इसका इधर से ही प्रेशर लगता है, तो एक पेटी यहां पर है, ये तापजन्य है, तापजन्य। और ये वाली अब गतिजन्य बन जाएगी और ये वाली भी आपकी गतिजन्य बन जाएगी। इधर देखोगी तो ये भी आपकी गतिजन्य और इधर देखोगी तब भी ये आपकी गतिजन्य। सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से प्रश्न खत्म कर दिया मैंने। इस डायग्राम के ऊपर से एग्जामिनर जैसे चाहे वैसे प्रश्न बना ले आपसे, इस डायग्राम के ऊपर प्रश्न राइट होना चाहिए। और अगर आप लोग देखो तो ये 0 है, अब इसके लिए लिख सकता है दक्षिण उपोष्ण उच्च वायुदाब, दक्षिण उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब, इसके साथ लिख ले उत्तर उपोष्ण उच्च वायुदाब, इसके साथ लिखे उत्तर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब और इसके लिखे उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। प्रश्न क्या पूछना उसको याद रखना सिंपल सा, कि यदि पृथ्वी केवल और केवल स्थल या जल से बनी हुई होती तो टोटल पेटी कितनी होती, 4, और बाकी मूल रूप से पेटी ना सामान्य रूप से पूछे तो कितनी है, 7। इन 7 पेटियों में से कितनी तो गतिजन्य है और कितनी आपकी तापजन्य है। गतिजन्य की बात करोगे तो 4 और तापजन्य की बात करोगे 3। और एग्जामिनर यही प्रश्न पूछता है कि कौन सी तापजन्य पेटी है या कौन सी गतिजन्य पेटी है। और इसमें से 2 पेटी था, हमने कहा था उपोष्ण उच्च वायुदाब और एक उष्णकटिबंधीय, वो किससे बनती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, दैनिक गति के कारण बनती है। तो ये एक बहुत सारी चीजें थी, यहां से हम लोगों ने एक चैप्टर क्लोज करने की कोशिश करी है कि पेटियों का प्रश्न किस फॉर्मेट में बनेगा, क्या क्या लिखा। आज के तारीख में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम को देखना, इस डायग्राम के बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें से कुछ चीजें ड्रॉ नहीं करी है, कुछ चीजें ड्रॉ नहीं करी। इधर से एक वो आती है इस तरह से पौने, इधर से हम लोग इस तरह से ले जाते हैं, एक इधर ले जाते हैं, इसको यहां नहीं करूंगा, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अलग से।
एक जगह अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो काम की चीज़ें वहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता मैं। आगे हम लोग पौने पढ़ेंगे, उस पौनों के वाले टॉपिक में इसको लिखेंगे, कहाँ कहाँ चलेगी नहीं चलेगी उसको आगे लिखेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस बात को याद रखना है। बाकी यहीं पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से पढ़ाता हूँ, यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ। आपके पास आज हमने क्या पढ़ा इस क्लास में? आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। क्विक रिवीजन देखो आप लोग कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक है कौन कौन से। तो हमने कहा था वायुदाब को प्रभावित करने वाले मूल रूप से 5 कारक हैं। तापमान है आपका, तापमान में जलवाष्प है, उसके बाद आप लोग देखिए ऊंचाई है, ये सारे के सारे कारक हैं। और कैसे कौन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा सारी चीजें कही है। ये तापमान है, तापमान के बाद आप लोग देख रहे हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी की घूर्णन गति, जलवाष्प और गुरुत्वाकर्षण। फिर हमने कहा था कि पेटियां, कि अगर आप लोग कह रहे हैं वायुदाब की पेटियां कितनी हैं, तो अगर आप लोग देखें वायुदाब की पेटियां कितनी पेटियां हैं, कौन सी गतिजन्य कौन सी तापजन्य, और डोलड्रम और शांत पेटी कौन सी, वो चीजें वहां पर बतानी थी। यदि पृथ्वी केवल स्थल और जल से ही बनी है, यानी पृथ्वी के ऊपर पानी नहीं है, केवल स्थल ही स्थल है, या कि पृथ्वी ऊपर केवल जल ही जल है, स्थल नहीं है, तो पेटियां कितनी है 4, और बाकी पेटियां कितनी है 7। हमने आगे फिर कहा था कि ये 7 पेटियां हैं, इनमें से यहां से प्रश्न आएगा, इस फॉर्मेट का ही आएगा, कभी भी चेंजेस नहीं आएगा कि कौन सी गतिजन्य है, कौन सी तापजन्य है, कौन से कितने डिग्री है, नहीं ये प्रश्न है। फिर आप यहां से देखो तो इसमें एक शांत पेटी डोलड्रम पेटी कहा जाता है। तो ये जो वाली सिस्टम है इसी को हम लोग शांत पेटी या इसी को हम डोलड्रम भी लिखते हैं, ये इसी का हिस्सा है। शांत पेटी या डोलड्रम विस्तृत रेखी निम्न पेटी को कहलाती है। और ये विस्तृत रेखी पेटी वाला जो बेल्ट है यह हमेशा उच्च तापमान रहता है, उच्च वर्षा रहती है, सदा हरित वनस्पति पाई जाती है। वो अमेजन वर्षा वन जो है वो इसी बेल्ट में पाए जाते हैं, वो वनस्पति का चैप्टर अलग है। पेटियों के ऊपर अगर रीट सेकंड ग्रेड में प्रश्न आना है तो इस बात को याद रखना, ये डायग्राम मेरे हिसाब से हमेशा 2 नंबर देकर जाता है। इस डायग्राम के ऊपर से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि कौन सी गतिजन्य है, कौन सी तापजन्य पेटी है। इसके नेक्स्ट जब हम चलेंगे, अभी नेक्स्ट में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कल या जैसे भी, अपन पढ़ेंगे पवन तंत्र। पवन तंत्र या इसको कहीं लिखा होगा पवन संचार, हम इसको पढ़ेंगे कि पवनें कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कहां चलती है नहीं चलती, उसके प्रश्न कैसे आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है ये हमारे पास लास्ट सिस्टम था, इसको हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, पवन संचार के साथ। तब तक आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।